हेलो। इंडिया के बहुत ही फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपना एक वीडियो निकाला है जिसमें उन्होंने कम्युनिज्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मुझे पर्सनली ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि कोई इंसान फाइनली है यूट्यूब पर जो कम्युनिज्म जैसी आइडियोलॉजी या कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में प्रैक्टिकली बात कर रहा है कि कम्युनिज्म एज एन आइडियोलॉजी क्या है, ये पॉलिटिकली कैसे काम करती है और इसके क्या क्या कनेक्शन हो सकते हैं। इस वीडियो में कुछ बहुत बड़े फ्लॉज हैं जो मुझे हैरानी हो रही है, खासतौर पे इस वीडियो के लिए जो ध्रुव ने रिसर्च की है या जो चीज़ें मेंशन की हैं, उसके बावजूद भी वो इस तरह की गलतियां कैसे कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ध्रुव राठी के फैंस को एड्रेस करना चाहूंगा जो शायद इस टाइटल की वजह से वीडियो देख रहे होंगे। हेलो फैंस, आप लोग अगर ध्रुव राठी के वीडियोस देखना पसंद करते हो या ध्रुव राठी का काम आपको पसंद है तो ये बिल्कुल भी आपके ऊपर कोई अटैक नहीं है। आप बेशक वो काम एंजॉय कर सकते हो। मेरी यहाँ पर कोशिश ये है कि किस तरीके से पॉलिटिकल फिलोसफी के जो नुआंसेस होते हैं या जो उसकी गहराइयाँ होती हैं उसको हम एक्सप्लोर कर सकें। ये एक तरह का एड ऑन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ध्रुव ने जो पॉइंट मिस किए हैं उसको आप और बेहतर तरीके से समझ सकें। हमारा फॉर्मेट इस तरह से होगा कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि ध्रुव क्या आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं। मैं ज़्यादातर चीज़ें पैराफ्रेज या रिफ्रेज करके मेंशन करूंगा, मोस्टली क्योंकि यूट्यूब की जो कॉपीराइट पॉलिसी है वो मुझे फेवर नहीं करेगी। और दूसरा ये भी कि मैं बहुत ज़्यादा वो वीडियो नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो अगर आपको वीडियो देखना है तो आप अलग से जाकर देख सकते हो। तो वीडियो की शुरुआत में ही ध्रुव जो स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं कम्युनिज्म को एक लाइन में समराइज करने की, वो ये है। एक लाइन में कम्युनिज्म का मतलब है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। अगर आप सिर्फ शब्दों पर जाएं तो ये कहता है कि ऐसी सोसाइटी जहां पर इंसान अपनी एबिलिटी से कमा पा रहे हैं या चीजें अचीव कर पा रहे हैं, उससे शिफ्ट करके हमें मूव करना है ऐसी सोसाइटी में जहां पर लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से चीजें दी जा रही हैं। ध्रुव ने यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो ये है कि ऐसी सोसाइटी जहां पर हर कोई अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करे। अगर आप ज्यादा काम कर सकते हैं तो आप ज्यादा काम करेंगे, अगर आप कम काम कर सकते हैं तो आप कम काम करेंगे, और आपको आपकी सारी नीड्स जो हैं वो उतनी ही पूरी की जाएंगी उस सोसाइटी में। यानी अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है, आप ज्यादा काम कर सकते हो तो आप ज्यादा मेहनत करोगे। आपकी अच्छी हेल्थ नहीं है, चाहे मेंटल हो या फिजिकल हो या और कोई कारण हो, तो आप कम काम करोगे और दोनों को ही उनकी बेसिक नीड्स सोसाइटी प्रोवाइड करेगी। और ध्रुव इसको यहीं पर आकर रोक देते हैं। भाई ये तो बड़ी अजीब तरीके की सोसाइटी हुई। मैं यहाँ पर मतलब एक फिट और हेल्दी इंसान कड़ी मेहनत करूंगा, हार्ड वर्क करूंगा और उसके बदले मुझे मिलेगा क्या? बस कुछ चंद पैसे जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो पाए। इस स्टेटमेंट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। मैं इस पर नहीं जाऊंगा अभी कि क्या ये कम्युनिज्म की सही डेफिनेशन है कि नहीं, ये नहीं है। लेकिन ध्रुव ने ये जो मतलब प्रेजेंट किया है ये सेंटेंस में ही फिट नहीं हो रहा। और मैं यहाँ किसी इंटरप्रिटेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ध्रुव राठी ने शब्दों के मायने ही गलत समझे हैं। ध्रुव यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर रहे हैं कि फ्रॉम और टू वाली जो दो कंडीशंस हैं एबिलिटी और नीड्स की, वो एक साथ एग्जिस्ट करेंगी। नहीं, फ्रॉम और टू, फ्रॉम टू, हम एक सिस्टम से निकलकर दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं। यहां पर एक शिफ्ट आएगा। इस बात को मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो ध्रुव राठी ने की है, और वो इसको पूरे वीडियो में इनफैक्ट टुवर्ड्स द एंड भी मेंशन करते हैं। और ध्रुव का पूरा आर्ग्यूमेंट इसी पर बेस्ड है। इस आर्ग्यूमेंट पर हम आगे भी और डिस्कस करेंगे। नॉट अ वेरी गुड लुक ऑन यू ध्रुव। वीडियो के आगे के हिस्से में ध्रुव ने कम्युनिज्म की एक काफी अच्छी डेफिनेशन प्रेजेंट की है, एक मनीलेस, स्टेटलेस, क्लासलेस सोसाइटी। ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है। कम्युनिज्म की एक्चुअल डेफिनेशन यही होती है जो ध्रुव राठी ने मेंशन की है। पर इस सही डेफिनेशन के बाद भी ध्रुव पूरे वीडियो के जो आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं उनमें बेसिक फ्लॉज निकल के आती हैं। उन फ्लॉज का ये रीजन भी हो सकता है कि ध्रुव इसका जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो गलत है, जो कि है। ध्रुव इस बारे में बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था जिसमें उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा समराइज किया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ध्रुव थोड़ा सा पीछे जाते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मार्क्स ने किस कंडीशन में दुनिया को देखा था। वर्किंग क्लास बहुत ज़्यादा गरीब था, अर्निंग क्लास बहुत ज़्यादा अमीर था, वर्कर्स जिस कंडीशन में काम करते थे वो बहुत ख़राब थी। मार्क्स ने इस कंडीशन के ऑपोजिट एक दुनिया इमेजिन की जहाँ पर जो अर्निंग क्लास है और जो वर्किंग क्लास है वो ऑलमोस्ट बराबर होंगे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से ध्रुव एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से मार्क्स ने इन्विजन किया था सोसाइटी में क्या चेंज आएगा। इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग इस कम्युनिस्ट सोसाइटी में कोई क्लास नहीं होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा अमीर गरीब के बीच में, किसी रेस के बीच में, किसी धर्म के बेसिस पर।
फ्री एजुकेशन दी जाएगी, फ्री हेल्थ केयर दिया जाएगा, कोई इनहेरिटेड वेल्थ नहीं होगी, कोई प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि ये खेत मेरा है, ये जमीन मेरी है। हर कोई सारी जमीन को ओन करेगा, सारी फैक्ट्रीज को ओन करेगा। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी, अमीर गरीब भी नहीं होंगे, सबके पास इक्वालिटी होगी और हर कोई हर चीज का मालिक रहेगा। एवरीवन ओन्स एवरीथिंग। और इस पूरी डेफिनेशन को ध्रुव बोलते हैं कि ये सारी चीजें काफी आइडियलिस्टिक हैं बट थियोरेटिकल हैं। इन हिज वर्ड्स, प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है? ये सब बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में ये किया कैसे जा सकता है? प्रैक्टिकली कैसे किया जा सकता है, ये बहुत अच्छा सवाल है ध्रुव का, और उसको उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से एक्सप्लेन किया है। हम वीडियो में अगेन इस पर आगे आकर बात करेंगे। इसके बाद ध्रुव जो है कम्युनिज्म के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर आते हैं और रशियन रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि किस तरीके से 1917 में लेनिन ने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया, वर्कर्स को इकट्ठा किया और जो वहां का मोनार्क था उसको वहां से हटा दिया और जार को हटाकर एक ऐसी सोसाइटी स्टैब्लिश की जो इगैलिटेरियन होगी, जहां पर वर्कर्स को राइट्स मिले, वर्किंग आवर्स डिफाइन हुए, औरतों को एक पोजीशन मिली ताकि वो सोसाइटी में आकर आगे बढ़कर काम कर सकें, जो प्रॉपर्टी है या जो रिसोर्सेज है उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो यहाँ से बातें होने वाली हैं, मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा चैलेंज करने की जरूरत है और ध्रुव की जो एक्चुअल कमियां हैं इस वीडियो में उस पर हमें बात करने की जरूरत है और उसके लिए हमें थोड़ा सा सेटअप चेंज करना पड़ेगा। YouTube के रूल्स के अकॉर्डिंग अब हम सही पोजीशन में हैं मार्क्स और कम्युनिज्म के बारे में बात करने के लिए। यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म और है ध्रुव का कि लेनिन ने जो सिस्टम इंप्लीमेंट किया वो मार्क्स के आइडियाज से थोड़ा सा अलग था या काफी अलग था। इनफैक्ट मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि मार्क्स ने कभी भी ये डिफाइन नहीं किया कि कम्युनिज्म कैसे काम करेगा। जो उसका एग्जैक्ट सिस्टम है मार्क्स ने उस पर बात नहीं की। मार्क्स का पूरा काम कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्रिटिसाइज करने में था, उसके सिस्टम को समझने में था और कैसे इस सिस्टम को चेंज किया जा सकता है, इसमें कहां पर फ्लॉज हैं उसको आइडेंटिफाई करने में था। लेनिन ने उस आइडेंटिफिकेशन को उठाया, लेनिन ने उन मेथड्स और टूल को उठाया और उस टूल से एक स्टेट क्रिएट करने की कोशिश की। क्या ये स्टेट परफेक्ट था? बिल्कुल नहीं। मेरे जैसे और भी मार्क्सिस्ट हैं जो लेनिन ने जो काम किया उसके अगेंस्ट हैं या बहुत सारे लेवल पर लेनिन से डिसएग्री करते हैं, बट लेनिन ने जो किया वो दुनिया में पहली बार हो रहा था। एक अटेम्प्ट किया जा रहा था कि किस तरीके से एक पूरे स्टेट को कम्युनिस्ट स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। हालांकि लेनिन ने खुद कभी ये नहीं बोला कि यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट स्टेट है। इनफैक्ट अगर हम लेनिन की खुद की बातों पर जाएं तो लेनिन कहते हैं, State capitalism would be a step forward as compared with the present state of affairs in our Soviet Republic. No one, I think, in studying the question of the economic system of Russia has denied its transitional character, nor, I think, has any communist denied that the term Soviet Socialist Republic implies the determination of the Soviet power to achieve the transition to socialism, and not that the existing economic system is recognized as a socialist order. जो यूएसएसआर है वो खुद में एक सोशलिस्ट स्टेट नहीं है। लेनिन, बोल्शेविक पार्टी और जो वहाँ के रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने यूएसएसआर को स्टैब्लिश इसीलिए किया था ताकि वो एक सोशलिस्ट स्टेट या सोशलिज्म उस सोसाइटी में अचीव कर सके। जो ध्रुव राठी का पहला क्रिटिसिज्म है कि लेनिन का जो सोशलिज्म है या जो लेनिन जिस कम्युनिज्म को लेकर आ रहे हैं यूएसएसआर में वो मार्क्स के आइडियाज से बहुत दूर था और हमने खुद देखा कि लेनिन इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेनिन को खुद भी पता है कि ये एक इमीडिएट आने वाला सिस्टम नहीं है। लेनिन पर अटैक करते हुए ध्रुव राठी एक आर्ग्यूमेंट लेकर आते हैं जो कि, लेकिन लेनिन का मानना था कि जो मैं कर रहा हूं वही सही कर रहा हूं और उनमें क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की कोई क्षमता नहीं थी। और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां हमें समझ में आ रहा है कि ध्रुव राठी का अप्रोच क्या है इस पूरी आइडियोलॉजी, इस पूरी डिबेट को लेकर। सन 1940 से 1950 तक यूएस के सेनेटर जोसेफ मैकार्थी ने लगातार अमेरिका के पॉलिटिकल सिनेरियो में काम किया और उन्होंने एक आइडिया प्रमोट किया जिसका नाम था रेड स्केयर। रेड स्केयर का फोकस इस पर था कि किस तरीके से
कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो एंटी अमेरिकन है, वो इस देश के लिए खतरनाक है और उसको वहां से हटाया जाए। रेड स्केयर के नाम पर एंटी कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा स्कूलों में पढ़ाया जाता था। यूएसएसआर में जो है कम्युनिस्ट स्टेट होने की वजह से लोग भूख से मर रहे हैं या उनसे बहुत ज्यादा अननेसेसरी लेबर करवाया जा रहा है, या यूएसएसआर में हर कोई बैकवर्ड होता है, या कम्युनिस्ट होने का मतलब है आप एथिस्ट हो गए। इस तरह के आइडियाज को जबरदस्ती वहां पर पुश किया गया। और भी कुछ पॉइंट्स को मेंशन करते हैं कि यूएसएसआर में किस तरीके से सीक्रेट पुलिस थी जो लोगों पर नजर रखती थी। कम्युनिज्म के अगेंस्ट बोलने वाले लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था और उनको सजा भी दी जाती थी। इनमें से ज्यादातर बातें सच हैं और ये बहुत ही खराब कंडीशन है। ऑब्वियसली अगर आप अपने देश में अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ध्रुव राठी ने यहाँ पर यह भी मेंशन किया कि लेनिन को क्रिटिसिज्म नहीं पसंद था और उस पूरे स्टेट में सिर्फ एक ही पार्टी, एक ही ग्रुप की बात सुनी जाती थी। आई थिंक मुझे इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। सिर्फ आप अगर गूगल करें लियोन ट्रोत्स्की के बारे में, जो कि उस समय बोल्शेविक पार्टी और वैनगार्ड पार्टी के मेंबर थे, लेनिन के एक बहुत बड़े क्रिटिक थे, यूएसएसआर के बहुत बड़े क्रिटिक थे और उस पूरी रेवोल्यूशन में शुरू से आखिर तक इन्वॉल्व थे। क्रिटिसिज्म की डेफिनेटली उस स्पेस में एक बहुत वैलिड जगह थी। लेकिन ऑब्वियसली हर कम्युनिस्ट इस लेनिनिज्म से एग्री नहीं करता था। जैसे कि एक बड़ी फेमस पोलिश कम्युनिस्ट थी रोजा लक्समबर्ग, जो कि इस लेनिनिज्म के सख्त खिलाफ थी। ये सपोर्ट करती थी लिबर्टेरियन मार्क्सिज्म को, एक ऐसा मार्क्सिज्म फिलॉसफी जहां पर लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाए, लोगों को अपना फ्रीडम दिया जाए। दिस इज लिबर्टेरियन मार्क्सिज्म, एनार्किज्म होता है, फ्रीडम। ध्रुव, आप सिर्फ विकिपीडिया पे लिबर्टेरियन मार्क्सिज्म की एंट्री पढ़ लीजिए, वो सीधे सीधे बस इतना बताता है कि लिबर्टेरियन मार्क्सिज्म के अंदर जो रेवोल्यूशन होनी है वो किसी पार्टी, किसी वैनगार्ड पार्टी के थ्रू नहीं होगी, चाहे वो कोई कम्युनिस्ट पार्टी हो या लेनिन की बोल्शेविक पार्टी हो। इनकी जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको रेवोल्यूशन करनी है तो जनता को ही आगे आकर एक रेवोल्यूशन करनी होगी और सरकार को, सत्ता को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, जो कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है शुरू में ही। विकिपीडिया एंट्री है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के से कोई लेना देना नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम मार्क्सिज्म का कोर हिस्सा है, वो हर जगह आता है। आई एम सीइंग अ पैटर्न हियर। ध्रुव ने ऑलरेडी अपना मन बना लिया है कि वो कम्युनिज्म के बारे में क्या सोचते हैं और कम्युनिज्म को वो उसी एंगल से अप्रोच कर रहे हैं। कम्युनिज्म की जो भी फ्लॉज वो मेंशन कर रहे हैं वो एक पॉपुलर नोशन से आती है, जिसमें अगर आप कम्युनिज्म की गहराई में नहीं जा रहे हैं, इसके जो भी साइंटिफिक या इकोनॉमिकल रीजंस हैं उसको आप नहीं समझ रहे हैं, तो आपको ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर आप एक वीडियो बना रहे हो जिसमें आप चीजों को एक्सप्लेन करने का दावा करते हो, तो आपको कम से कम उस साइड की रिसर्च या पढ़ाई करनी पड़ेगी जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। अदरवाइज आपका जो भी आर्ग्यूमेंट है वो एक डिसऑनेस्ट और मिसरिप्रेजेंटिंग आर्ग्यूमेंट होता है। आप एक्सप्लेनर के लिए जो पॉपुलर नोशंस या कॉन्सेप्ट्स हैं उसको उठाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। काफी देर तक लेनिन की बुराई करने के बाद ध्रुव राठी स्टालिन पर आते हैं और मेंशन करते हैं कि स्टालिन ने अपने तरीके के आइडियाज इंप्लीमेंट किए यूएसएसआर को या एक कम्युनिस्ट स्टेट को चलाने के लिए। ध्रुव मेंशन करते हैं कि स्टालिन का फोकस था किस तरीके से प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। उसके लिए स्टालिन ने मजदूरों से और भी ज्यादा काम करवाए। लोग फिर से उसी वर्किंग कंडीशन में पहुंच गए जहां से उनको निकालने की कोशिश की जा रही थी। स्टालिन। रशिया के फेमाइन और रशिया में होने वाली डेथ को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं और हम उसमें नहीं जा रहे हैं, पर मैं एक लिंक जरूर प्रोवाइड कर दूंगा जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं थी उनके पीछे कारण क्या थे, क्या पॉलिटिकल मोटिवेशंस थे और किस हद तक एक्चुअली में कम्युनिस्ट फिलॉसफी का भी हाथ था। एक ऑल्टरनेटिव एविडेंस प्रेजेंट करने की मेरी यहाँ कोशिश है, क्योंकि ध्रुव राठी वो नहीं कर रहे हैं। लोग इसी रीजन की वजह से दोस्तों स्टालिन की आइडियोलॉजी को स्टेट कैपिटलिज्म भी कहते हैं, कि इसका कम्युनिज्म से ज्यादा कुछ लेना नहीं है, बल्कि एक ये कैपिटलिज्म का स्ट्रक्चर था जो कि स्टेट कंट्रोल्ड था। स्टेट कैपिटलिज्म शुरू होता है लेनिन से, जैसा कि अभी हमने देखा। एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस अगेन। कैन वी टॉक अबाउट, ओह फक इट, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। ध्रुव राठी ने यहाँ पर एक ग्राफिक यूज किया है जो कि ट्वीट है सोशलिस्ट पार्टी का, और इसमें एक मीम है। इस ट्वीट में एक मीम है जो ये मीम क्रिटिसाइज कर रहा है एंजेला ओकासियो-कोर्टेज को। इन्होंने जोसेफ स्टालिन और किम जोंग उन को स्टेट कैपिटलिज्म बोला है, ऑल्सो नोन एज टोटलिटेरियन एंड ऑटोक्रेसी। आई एम सॉरी, स्टेट कैपिटलिज्म और टोटलिटेरियन या ऑटोक्रेसी में बहुत डिफरेंस होता है। बर्नी सैंडर्स और ओकासियो-कोर्टेज को लेफ्टिज्म बोला है। लेफ्टिज्म मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के एक्शन को असली सोशलिज्म बोला है, ऑल्सो नोन एज रियल सोशलिज्म। ये मीम है
एक पॉलिटिकल पार्टी एक प्रोपेगेंडा मीम शेयर कर रही है। ध्रुव, फोकस, दिस इज नॉट योर सोर्स, दिस कैन नॉट बी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक ध्रुव के जो भी पॉइंट हैं वो कम्युनिज्म की एक पॉपुलर डेफिनेशन से आ रहे हैं कि पॉपुलर आइडियाज में कम्युनिज्म को कैसे समझा जाता है। वो आपका मीडिया हो सकता है, आपके न्यूज़पेपर हो सकते हैं, या आम एक्सेस की किताबें हो सकती हैं। ये एक अच्छा तरीका है, आप इस्तेमाल करो कि किस तरीके से जो पॉपुलर नोशन है उसको समझो, उसके बाद उसको डीकंस्ट्रक्ट करके या एनालाइज करके आप एक सही डेफिनेशन निकाल सकते हो। ध्रुव राठी ने ये काम बिल्कुल भी नहीं किया है। उन्होंने उन्हीं पॉपुलर आइडियाज को रिप्रेजेंट किया है जो आपको यूट्यूब पर सर्च करने पर भी नॉर्मली मिल जाएगा। उसको जरा भी एनालाइज करने की कोशिश नहीं की गई है यहाँ पर। एंड दैट रेजेस द क्वेश्चन, ध्रुव इस वीडियो से क्या अचीव करना चाहते हैं। माओ जेडोंग पर आकर ध्रुव इस कोट को मेंशन करते हैं। इनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है, ऑल पॉलिटिकल पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। यानी कहीं ना कहीं ये वायलेंस के लिए एडवोकेट करते हैं। दिस इज फनी। ध्रुव राठी ने पूरा कोट दिखाया जिसमें उन्होंने सिर्फ एक लाइन पढ़ी, बट उसके बाद की जो लाइन है ध्रुव ने उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। द कम्युनिस्ट पार्टी मस्ट कमांड ऑल द गन्स दैट वे, नो गन्स कैन एवर बी यूज्ड टू कमांड द पार्टी। तो पूरी तरह से जो चाइना में पॉलिटिकल पावर है वो सिर्फ वायलेंस के थ्रू आ रही है, गन्स के थ्रू आ रही है। अगर आपके पास आर्म्ड मिलिशिया है, आपके पास आर्मी है, तो आपके पास पॉलिटिकल पावर है। तो माओ कहते हैं कि उस पॉलिटिकल पावर को हमें अपने पास रखना है ताकि वो पॉलिटिकल पावर किसी और के पास ना जाए, पार्टी को कोई और कंट्रोल ना करे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी किस चीज के अगेंस्ट है? वो रिच ओनिंग क्लास के अगेंस्ट जाती है। जो अमीर लोग सोसाइटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं उनके अगेंस्ट जाती है। सो अगर उनको रोकना है तो माओ के यहाँ पर कोशिश है कि उस पॉलिटिकल पावर को गेन किया जाए। अगेन, नॉट अ फैन ऑफ माओ, आई डोंट लाइक माओ। मुझे माओ का काम नहीं पसंद है। माओ ने जो किया या जो चाइना की कंडीशन तैयार की, आई इंटायरली डिसएग्री विद दैट। ध्रुव राठी यहाँ पर कोई कोट दिखाकर उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। क्यों? व्हाई? उसके बाद पूरा कोट दिखाने की क्या जरूरत है? अगर एंटी कम्युनिस्ट बनना है तो कम से कम ढंग से बेईमानी तो कर लो। इसके बाद ध्रुव राठी बात करते हैं माओइज्म के बारे में और माओइस्ट और उसका जो हमारे इंडिया में नक्सलिज्म से कनेक्शन है उसको लेकर। क्योंकि माओइस्ट एक वायलेंट आइडियोलॉजी है तो बेशक जो माओइस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं वो वायलेंट होंगे। अक्सर माओइस्ट इंडिया में हथियार उठाए खड़े हैं, वो इन्हीं की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो इतने वायलेंट हैं, खून खराबे में विश्वास रखते हैं। एक तरह से पूरे जो माओइस्ट रेवोल्यूशन है या जो नक्सल एक्टिविटीज हैं इंडिया में, उसको सिर्फ एक वायलेंट और खून खराबे वाली एक्टिविटी करके एक सिंगल पिक्चर में पेंट कर देते हैं। मुझ में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इसमें डिटेल में जाऊं, बट मैं बस इतना मेंशन करना चाहूँगा, जो नक्सल रेवोल्यूशन था वो इंडिया के वेस्ट बंगाल स्टेट के नक्सलवाड़ी गांव में शुरू हुआ था, जहां पर बहुत सारे लोग बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर थे। उन लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई करने की कोशिश की, जिसमें कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस ने उनको हथियार देकर उन्हें मोटिवेट किया ताकि वो एक वायलेंट रेवोल्यूशन क्रिएट कर सके। क्या उस पॉलिटिकल पार्टी का गोल स्टेट को ओवरथ्रो करके कम्युनिस्ट सोसाइटी स्टैब्लिश करना था? मोस्ट प्रोबेबली हाँ। चारू मजुमदार या उनकी जो हिस्ट्री है उस पर अगर हम ना जाएं और हम सीधे से इस पर बात करें कि माओइस्ट रेवोल्यूशन या माओइस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका गोल क्या है, तो इसके लिए आप बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज को चेक कर सकते हैं। वो इंडिया के अंदर ही किस तरीके से अपने छोटे गांव, अपनी छोटी कम्युनिटीज़ बना के रह रहे हैं। उन्होंने अपने कम्यून स्टैब्लिश किए हैं जहां पर वो अपनी सरकार चलाते हैं, क्योंकि उनको इस एग्जिस्टिंग सिस्टम से मतलब नहीं है। जो वायलेंस की बात है, खासतौर पर जो नक्सल वायलेंस की बात है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस डिबेट, क्योंकि इस डिबेट में जाने का मतलब है कि मैं अगर किसी भी एक साइड के बारे में बात करता हूं तो कोई ना कोई मुझे आकर कहेगा कि आपने दूसरी साइड के बारे में बात नहीं की। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिबेट है जो कई दशकों से चल रही है और इसके बारे में अगर बात करनी है तो इतने से वीडियो में काम नहीं चलेगा। इस टॉपिक को मेंशन ही नहीं करना चाहिए, जो कि ध्रुव राठी ने किया और बहुत ही गलत तरीके से किया। सो आई हेविली क्रिटिसाइज ध्रुव राठी फॉर दिस। ध्रुव मेंशन करते हैं कि दुनिया में करोड़ों लोगों ने कम्युनिज्म की वजह से अपनी जान खोई, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे वो स्टालिन और माओ का नाम देते हैं, जिन्होंने कई लोगों को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए मारा, और साथ ही वो हिटलर, मुसोलिनी और फ्रांको जैसे फैसिस्ट लीडर्स का नाम लेते हैं, जो अपने देशों में लोगों को मार डालते थे इस शक से कि कहीं वो कम्युनिस्ट तो नहीं। व्हाट?
ध्रुव व्हाट, क्या? फ्रांको, हिटलर और मुसोलिनी जो कि फैशिस्ट लीडर थे। यहाँ पर ध्रुव राठी स्पेसिफिकली ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हिटलर, मुसोलिनी या फ्रांको के स्टेट के अंदर जान गंवाई, वो उन लोगों की गलती थी क्योंकि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे या कम्युनिस्ट थ्योरीज में बिलीव करते थे। इसका मतलब वो उन लोगों की खुद की गलती थी, क्योंकि अगर वो बिलीव ना करते तो उस वजह से उनकी जान ना जाती। इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि ध्रुव राठी का जो जर्मनी के यहूदी थे उनके बारे में क्या कहना है। क्या वो उन लोगों की गलती थी? क्या जिस दुनिया में जो लाखों करोड़ों यहूदियों की जान गई है, उनके साथ जो भी वायलेंस और गलत चीजें हुई हैं, जो भी उनका ऑपरेशन रहा है सदियों से, क्या उसमें दुनिया के यहूदियों की गलती है? ध्रुव राठी, व्हाट द फक आर यू सेइंग? ये किसी तरह का अगर मजाक जो उन्होंने अपने वीडियो में डाला है तो प्लीज वो इसको एक्सप्लेन करें। मैं यहाँ पर एक दूसरा क्रिटिसिज्म भी शेयर करना चाहूंगा। जब ध्रुव राठी ने बोला कि मार्क्स सिर्फ एक फिलोसोफर थे, मार्क्स एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। मार्क्स का एक बहुत बड़ा काम था वर्कर्स को मोटिवेट करना और मोबिलाइज करना। इस वजह से मार्क्स को जर्मनी छोड़कर जाना पड़ा था, क्योंकि जर्मनी में जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी वो उनके अगेंस्ट हो गई थी, और अपनी बाकी की जिंदगी मार्क्स ने लंदन में एग्जाइल में बिताई है। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो पार्टी वर्कर्स की आजादी के लिए काम कर रही थी ताकि वर्कर्स को उनके अधिकार मिल सके। मार्क्स की आइडियोलॉजी को सिर्फ थ्योरेटिकल कहना या मार्क्स को सिर्फ एक फिलोसोफर कहना एक गलत स्टेटमेंट है। ध्रुव राठी यहाँ पर एक बहुत ही मिसलीडिंग बात कर रहे हैं। वो इस वजह से भी हो सकता है कि ध्रुव को शायद मार्क्स की हिस्ट्री ना पता हो। देन व्हाई इज ही मेकिंग दिस वीडियो? ध्रुव राठी ने बहुत शानदार बात कही, कम्युनिस्ट होना कोई एक ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं है, इसको आप एक स्पेक्ट्रम पर भी देख सकते हो। उसके आगे चलकर ध्रुव राठी एक ग्राफ प्रेजेंट करते हैं जो पॉलिटिकल कंपस का ग्राफ है। अगर आपको पॉलिटिकल कंपस के बारे में नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। ये ग्राफ काफी कुछ उसके जैसा दिखता है, लेकिन बहुत ही अलग है। इसमें एक तरफ कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म है, डिक्टेटरशिप है और डेमोक्रेसी है। किस वजह से हम ये 4 यूनिट्स लेकर डिवाइड कर रहे हैं चीजों को? इस ग्राफ का क्या मतलब है? ध्रुव राठी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि इस ग्राफ के ये जो 4 पॉइंट्स हैं, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, ये क्यों लिए हैं, यही पॉइंट्स क्यों लिए हैं? क्या ये कम्युनिज्म को डिफाइन करते हैं? तो अगर वो है तो इसमें कैपिटलिज्म क्यों है? कम्युनिज्म का खुद का एक स्पेक्ट्रम है, जो कि ध्रुव राठी ने सही कहा था। कम्युनिज्म जो है वो एक लिबर्टेरियन आइडियोलॉजी से लेकर एक ऑथोरिटेरियन आइडियोलॉजी तक भी जा सकता है, क्योंकि आपको सेंट्रल प्लानिंग की जरूरत है। सो ध्रुव राठी इस ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं कुछ चीजें समझाने के लिए जो मुझे तो समझ में नहीं आई। सक्सेसफुल आइडियाज थे जो दुनिया ने कम्युनिज्म से बोरो की, यानी कह सकते हो ऐसे आइडियाज जो कम्युनिज्म में सक्सेसफुल निकले और बाकी दुनिया ने उन्हें इंप्लीमेंट कर लिया आज के दिन। पहला आइडिया है एक क्लासलेस सोसाइटी का, यानी एक ऐसी सोसाइटी जहां पर कोई क्लास डिफरेंस नहीं है, ऊंची जाति नीची जाति के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, अमीर गरीब के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। आज के दिन जनरली दुनिया भर में हर कोई एक्सेप्ट करता है कि रेसिज्म, कास्टिज्म, सेक्सिज्म एक बुरी चीज है। लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना बुरी चीज है। हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना एक अच्छी चीज है। क्लासलेस सोसाइटी? ध्रुव, हे, हाय। दुनिया में कहां पर क्लासलेस सोसाइटी एक्सेप्ट कर ली गई है? आप किन लोगों से आजकल बात कर रहे हो? लेट मी नो, मुझे भी जानना है। मतलब कौन से ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो क्लासलेस सोसाइटी में ओपनली बिलीव करते हैं? क्लासलेस सोसाइटी को लेकर ध्रुव की शायद पूरी अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। जो मार्क्स ने 2 क्लासेस बताई थी सोसाइटी को, वो 2 क्लास में देखते थे, ओनिंग क्लास और वर्किंग क्लास। मिडिल क्लास का क्या रोल है हम इस पर नहीं आएंगे इस वीडियो में, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। ओनिंग क्लास और वर्किंग क्लास का चला जाना ही क्लासलेस सोसाइटी है। ध्रुव राठी के लिए क्लासलेस सोसाइटी का मतलब है कि लोगों में डिफरेंसेस नहीं होंगे, इक्वालिटी होगी और डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। कोई भी इंसान अगर कोई काम करना चाहता है तो वो ओपनली जाकर कर सकता है। क्लासलेस सोसाइटी का स्पेसिफिक मतलब है कि जो क्लास रिलेशंस बन रहे हैं, जो बॉस और वर्कर का रिलेशन है, वो खत्म हो जाएगा। कोई इंसान प्राइवेट प्रॉपर्टी क्रिएट करके उससे पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि मार्क्स ने उसको इनहेरेंटली खराब बोला है। क्या हमारी सोसाइटी ने मकान वाले खत्म कर दिए हैं? क्या हमारी सोसाइटी ने बिजनेस ओनर्स खत्म कर दिए हैं? क्या हमारी सोसाइटी ने प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है? क्या हमारी सोसाइटी ने इनहेरिटेड वेल्थ का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है? क्लास रिलेशंस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ध्रुव राठी जिस इक्वालिटी और एंटी डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में लिबरलिज्म से आता है, और जहां तक मुझे दिखाई देता है ध्रुव राठी की पूरी आइडियोलॉजी या पॉलिटिक्स जो है वो एक लिबरल आइडियोलॉजी है,
ध्रुव का जो लिबरल अप्रोच है कि सोसाइटी में हर कोई इक्वल होना चाहिए, हर किसी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सके, ये मार्क्सिज्म नहीं है, क्योंकि कम्युनिज्म इस चीज पर बिलीव ही नहीं करता है कि आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। हम सबकी लाइफ बेहतर हो सकती है क्योंकि हम ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस की आदत होती है एक दूसरे के साथ रहने की और काम करने की। हम इवेंचुअली सोसाइटी बिल्ड करते ही करते हैं और सोसाइटी के एग्जिस्टेंस का पर्पस यही है कि कोई भी इंसान पीछे ना छूट जाए, हर किसी को बराबर सपोर्ट मिले, बराबर मदद मिले। और फिर उसके बाद ध्रुव राठी ये कहते हैं कि कुछ कम्युनिस्ट कंट्रीज मेरी राय में इस आइडिया को बहुत एक्सट्रीम में ले गई कि मतलब लोगों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसे समझ लिया कि लोगों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, हर किसी को सेम घर दिया जाए, सेम गाड़ी दी जाए, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया जाए, किसी भी इंसान के बीच में अलग अलग बिलीफ ना हो। कोई इस धर्म में बिलीव नहीं कर सकता, कोई इस विचारधारा में बिलीव नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर आप आर्किटेक्चर पर भी फोकस करोगे कम्युनिस्ट कंट्रीज में तो इस तरह की बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही बोरिंग सा डिस्टोपियन दिखने वाला स्टाइल है बिल्डिंग्स में, कि कोई क्रिएटिविटी नहीं, लोगों को अपनी बिलीफ्स एक्सप्रेस करने का फ्रीडम नहीं दिया जा रहा। इज दिस अ जोक? क्या ध्रुव राठी यहाँ पर जोक कर रहे हैं? सेम घर सेम गाड़ी का रीजन ये बिल्कुल नहीं है कि वो एक फ्लैट सेम जैसी दिखने वाली चीज होनी चाहिए ताकि किसी में कोई डिफरेंट। ओह माय गॉड, मैं यूएसएसआर को सपोर्ट नहीं करता हूं, बट कम ऑन ध्रुव राठी, जो आप घर या गाड़ियां देख रहे हैं जो एक जैसी दिखती हैं वो इस वजह से है क्योंकि वो स्टेट ने मास प्रोड्यूस की थी। यूएसएसआर का गोल था कि कैसे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास घर हो सके, क्योंकि अगर लोगों के पास घर नहीं होंगे तो वो मर जाएंगे। आपको कम से कम टाइम में कम से कम रिसोर्सेज के साथ, क्योंकि आपकी इकोनॉमी अभी अभी बनना शुरू हुई है, आपको लोगों को सपोर्ट और घर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? उसका सॉल्यूशन है कि आप मिनिमम रिसोर्सेज को जितना हो सके उतना जल्दी इस्तेमाल करें। जो फैंसी घर आप देखते हैं या जो अच्छे महल और बंगले बने होते हैं वो अमीर लोगों के पास होते हैं क्योंकि वो रिसोर्सेज इकट्ठा करके रख रहे होते हैं, वो होर्ड कर रहे होते हैं। अगर हमें वही रिसोर्सेज सब में बांटनी है तो सभी के पास एक्स्ट्रावेगेंस नहीं हो सकता। कहते स्टालिन के टाइम पर एक बहुत बड़े लेवल पे मास प्रोडक्शन चल रहा था घरों का। ये घर लिटरली फैक्ट्रीज में बनाए जाते थे और इन घरों का इस्तेमाल करके उन्होंने लगातार लोगों को शेल्टर देना शुरू किया। वो शेल्टर जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई, कि ये घर फ्री में बनाकर लोगों को बांटे गए थे। ध्रुव राठी, ये लोगों को मजबूर नहीं किया गया था कि आप इसी तरह के घर बनाकर रह सकते हो। ध्रुव कोई भी रिसर्च अगर कर रहे हैं तो उन्होंने उसका साइटेशन नहीं दिया है, सो मुझे नहीं पता कि ध्रुव ये बकवास कहाँ से लेकर आ रहे हैं, पर अगर ये कोई मजाक था तो ये बहुत ही बेकार मजाक है और ये उनकी ऑडियंस को पूरी तरह से मिसलीड करता है। इसकी और डिटेल के लिए अगेन एक मैं दिस वीडियो डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये सिस्टम कैसे काम किया। और यहाँ पर ये ध्रुव राठी का ओपिनियन है और ये बहुत ही अनइन्फॉर्म्ड ओपिनियन है, एंड दिस इज मेकिंग मी वेरी वेरी एंग्री राइट नाउ। ध्रुव राठी का दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि इनहेरिटेंस ना होना हमने कम्युनिज्म से अडेप्ट किया है। इसके लिए ध्रुव राठी नेपोटिज्म के अगेंस्ट जो मूवमेंट चल रहा है उसका एग्जाम्पल देते हैं, और नेपोटिज्म के अगेंस्ट जो पूरा एक एक्शन है उसकी, अरे यार क्या बोला इसने, ये आर्ग्यूमेंट आ सकता है। हमने अडेप्ट किया है कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर ध्रुव राठी अगर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट हमारी सोसाइटी रन कर रही है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। हमारे यहाँ हर फैमिली जो है एक प्रॉपर्टी क्रिएट करती है, जो प्रॉपर्टी जनरेशन टू जनरेशन उन्हीं के फैमिली में चल रही होती है, चाहे वो बटे या बढ़े वो उसी फैमिली तक लिमिटेड होती है। ये कॉन्सेप्ट क्या हम सिर्फ अमीर लोगों पर और पावरफुल लोगों पर लगा रहे हैं? इनहेरिटेंस का मतलब प्रॉपर्टी से है। कम्युनिज्म की जब भी हम बात कर रहे हैं उसका पूरा पूरा फोकस प्राइवेट प्रॉपर्टी पर होता है। नेपोटिज्म पर अगर आपको बात करनी है तो आपको कास्ट का मुद्दा उठाकर लाना पड़ेगा। ध्रुव राठी इज अगेन एंटायरली मिसिंग द पॉइंट। तीसरा आइडिया है वर्कर राइट्स का। जिस एक्सप्लॉयटेशन की बात कार्ल मार्क्स ने करी थी आज के दिन भी वो कई जगह हमें देखने को मिलती है। इसी रीजन से ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हमें वर्कर यूनियंस, लेबर यूनियंस देखने को मिलते हैं। वर्कर्स राइट्स का आइडिया कम्युनिज्म से ही निकल कर आया है, ध्रुव राठी ने सही बोला, लेकिन ज्यादातर यूनियन जो है वो सिस्टम के बाहर काम कर रहे होते हैं। बहुत सारी जगह पर यूनियंस को डिसइंसेंटिवाइज किया जाता है, यूनियन बनाने से लोगों को रोका जाता है। कोविड के समय किस तरीके से जो वर्कर लॉज हैं जो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं उनको कितना डाइल्यूट किया गया है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, ताकि बिजनेस आगे बढ़ सके। शायद ये ध्रुव राठी का ऑप्टिमिज्म है
या कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मिनिमम वेज की कमी होना या वर्कर्स राइट्स या वर्कर्स के लिए सेफ्टी नेट ना होना ही ये रीजन था कि कोविड के दौरान कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए या कितने सारे लोगों के पास पैसा खत्म हो गया और वो अपनी डेली लाइफ नहीं जी पा रहे थे। जो लोग सारा काम कर रहे हैं, जो पूरी सोसाइटी को रन करने में हेल्प करते हैं, उनके अधिकारों की कितनी ज्यादा कमी है। इस पूरे डिस्कशन में मुझे सिर्फ एक सवाल बार बार आ रहा है कि जब ध्रुव राठी कह रहे हैं कि कम्युनिज्म के जो सक्सेसफुल आइडियाज थे जो हम आज सोसाइटी में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको वो किस एंगल से देख रहे हैं। क्या ध्रुव राठी को लगता है कि हमने इन आइडियाज को होल सोल अपनाना शुरू कर दिया है और पूरी सोसाइटी में इसको लेकर एक एक्सेप्टेंस हो गई है? आई थिंक ध्रुव राठी का ऑप्टिमिज्म काफी मिसलीडिंग या मिसगाइडेड है कि हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि हमने चीजों को अपनाना शुरू कर दिया तो अब सोसाइटी बेहतर हो जाएगी। एज अ रिजल्ट हम मिस कर देते हैं कि लाखों करोड़ों लोग इस समय बहुत ही बड़े रिस्क पर जी रहे हैं। कोविड के दौरान भी वो काम पर नहीं निकलते, अपना काम करने नहीं जाते तो उनकी नौकरी जा सकती थी, जिसकी वजह से वो शायद सड़क पर आ जाते या भूखे मर जाते। ध्रुव राठी बात करते हैं कि किस तरीके से फ्री हेल्थ केयर और फ्री एजुकेशन जैसे कॉन्सेप्ट भी सोसाइटी में निकल के और इस समय बहुत सारे डेमोक्रेटिक देश हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फन ट्रिविया, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 1880 के दौरान जो जर्मन एम्पायर था, उन लोगों ने अपने यहाँ पर एक सोशलिस्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट डेवलप करना शुरू किया कि जो स्टेट है, जो एम्पायर है, जो वहाँ की मोनार्की है, वो वर्कर्स को अधिकार देगी, वो लोगों को सेफ्टी नेट प्रोवाइड करेगी, लोगों एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करेगी जहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट गारंटी, मिनिमम वेज जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसका पूरा फोकस इस पर था कि किस तरीके से लोगों को सोशलिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ जाने से रोका जा सके और वर्कर्स को यह एहसास दिलाया जा सके कि स्टेट उनको सपोर्ट करता है। सोशलिज्म का जो डर था उसने लोगों को मोटिवेट किया वर्कर्स को सही से ट्रीट करने का, वरना वो जब तक चाहते तब तक वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते थे। आई थिंक ध्रुव राठी ने इस बात को पकड़ने की कोशिश जरूर की है, बट वो एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर गए हैं कि ये इस वजह से नहीं हुआ कि सोशलिज्म अच्छा काम कर रहा था तो हमने उसको देखकर कॉपी किया था। ये एक डर है जो बहुत सारे स्टेट्स को होता है और जब ये डर हावी हो जाता है तो वो उनको मजबूर करता है इस चीज को समझने के लिए कि किस तरीके से वर्कर्स को एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करवाना जरूरी है। आगे चल के ध्रुव राठी बात कर रहे हैं कि क्या फंडामेंटल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं कम्युनिज्म में। आई एम गोइंग टू बी लिटिल पेडेंटिक, क्योंकि यहाँ पर अगर हम फंडामेंटल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी अगर हम कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम्युनिज्म में मेरी राय में इसकी बेसिक डेफिनेशन में ही एग्जिस्ट करती है। जो मैंने कहा था ना कि हर इंसान अपनी क्षमता के साथ काम करेगा लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से उसे चीजें मिलेंगी। ध्रुव राठी उसी आर्ग्यूमेंट की बार बार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर कोई इंसान अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करेगा, ढेर सारी मेहनत करेगा, पर फिर भी उसको उतना ही मिलेगा जितना सबको मिल रहा है, तो वो क्यों काम करेगा। ध्रुव, लिसन ध्रुव, दिस इज नॉट कम्युनिज्म। कम्युनिज्म ऐसे काम नहीं करता है। ध्रुव राठी जो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि लोग क्यों मेहनत करेंगे अगर उनको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये एक बहुत ही मिसलीडिंग, बहुत ही गलत आर्ग्यूमेंट है। ना ही यूएसएसआर में, ना ही दुनिया में कहीं और भी ये आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया गया है कभी भी कि आपको जरूर उससे ज्यादा नहीं मिलेगा जितना आपको दिया जा रहा है। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड का मतलब है कि अभी ये जो सिस्टम है जहां पर लोग अपनी एबिलिटी के हिसाब से कमाते और खाते हैं, जो कि सबकी अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, उससे हम मूव करेंगे टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, जहां पर सबको उनकी जरूरत के हिसाब से पहले चीजें मिलेंगी ताकि उनकी एबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद अगर आपका मन है कि आप एक लिमिट से ज्यादा काम नहीं करेंगे क्योंकि आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है, मत करो काम, कोई जरूरत नहीं है हर इंसान को 8 घंटे काम करने की। वैसे भी 8 घंटे कौन काम करता है? आप अपने आसपास किसी भी इंसान से पूछ लीजिए जो एक्चुअल जॉब करते हैं, जिनके काम में फर्क पड़ता है, वो उनकी जॉब 10 से 12 घंटे की हो सकती है। मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम करता हूं, मेरे साथ बहुत सारे एनजीओ जुड़े हुए हैं और वहां पर अक्सर लोग जिनका जॉब डिस्क्रिप्शन 10:30 से 6 बजे का है, वो 12 से 14 घंटे काम करने के लिए मजबूर हैं। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनकी सैलरीज कट सकती हैं या उनको अलग तरीके के नुकसान झेलने को मिल सकते हैं, उनको नौकरी से निकाला जा सकता है। इस तरह के चैलेंजेस फेस होने की वजह से लोग ज्यादा काम करने के लिए मजबूर हैं।
अगर आपको बेसिक नीड्स मिलेंगी, आपको एक घर मिल रहा है, आपको खाने के लिए सुविधाएं अवेलेबल हैं, आपको कपड़े दिए जा रहे हैं, आपको एक बेसिक गाड़ी दी जा रही है, नहीं तो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इतना मजबूत है कि आपको इन चीजों के लिए कभी भी घबराना नहीं पड़ेगा। तो आप अपने काम करने के नियम अपनी मर्जी से तय कर सकते हो। आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपकी कंपनी या आप जहां पर काम कर रहे हो वहां पर आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, आपको 6 घंटे का काम बोल के 12 घंटे काम करवाया जा रहा है, तो आप वहां पर काम करने से मना कर सकते हो। आज के सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी जॉब छोड़ देंगे तो आपको वहां से निकलने के बाद हो सकता है कहीं और जॉब ना मिले, या बहुत लंबे टाइम तक आप एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के साथ जी रहे हैं। फैक्टर्स को हम इग्नोर करके अगर लोगों को उनकी बेसिक नीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या ये गलत है? और अगर किसी को भी इस बात से प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों को उनकी बेसिक नीड दी जा रही है ताकि वो लोग जिंदा रह सकें और इस सोसाइटी का हिस्सा बन के जी सकें, जस्ट ऑफ, ओके, आई डोंट इवन। अगर आपको इस चीज से प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती है और उनके लिए अगर हम मेहनत करें उनको सपोर्ट मिल सकता है, व्हाई आर यू इवन वाचिंग दिस वीडियो? जस्ट गो व्हाट समथिंग ऑफ इंडिया के वीडियो देखो जाके। और जरा सोचकर देखिए, अगर हर इंसान सोसाइटी में रहने वाला ऐसे ही सोचने लग गया तो कोई कंपटीशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा सोसाइटी में, कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगी टेक्नोलॉजी में, किसी भी फील्ड में। ये वाला काफी फिलोसॉफिकल रीजन है कम्युनिज्म के फेलियर के पीछे। काफी फिलोसॉफिकल रीजन है। हम क्यों काम करते हैं? हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो काम अच्छा लगता है। मैं डेवलपमेंट सेक्टर से हूँ। ये पूरा सेक्टर, ये पूरी फील्ड इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनको अच्छा लगता है कि अगर वो किसी और के लिए काम कर रहे हो या किसी और की मदद कर रहे हो। डेवलपमेंट सेक्टर में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होती है और आप सालों तक काम करने के बावजूद भी ग्रो नहीं कर सकते हो। सोशल वर्क एक पूरी पूरी ऐसी फील्ड है जो ग्रोथ नहीं ऑफर करती है, लेकिन फिर भी लोग इसमें काम करने के लिए आते हैं। आपने हजारों ऐसी कहानियां सुनी होंगी जिसमें बहुत सारे लोग, हालांकि वो एक प्रिविलेज्ड मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो अपनी जॉब छोड़कर वापस से सोशल सेक्टर में आते हैं और सोशल वर्क करना शुरू करते हैं और लोगों की मदद करना शुरू करते हैं। उनकी जरूरत थी कि वो लोगों के बीच में जाकर कुछ अच्छा काम कर सकें। हम इसको अच्छा काम क्यों बोलते हैं कंपेयर टू कोई किसी इंजीनियर का काम? क्योंकि हमें पता है कि हम दूसरे इंसान के लिए काम कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स का जो लेबर का आइडिया है वो इसी पर बेस्ड है कि इंसान लेबर इसीलिए करता है क्योंकि वो सोसाइटी में रहना चाहता है, और सोसाइटी में रहने का मतलब ही यही है कि हम एक दूसरे के साथ रह सकें, एक दूसरे के लिए जी सकें, और एक दूसरे के लिए जीने का मतलब है कि हमें एक दूसरे के लिए काम करना होगा। सो हमारा इंसेंटिव ही यही है। जहां तक इनोवेशन और ग्रोथ की बात है, क्यूरियोसिटी एक बहुत ही बड़ी ह्यूमन वर्च्यू है जिसको हम जितना नर्चर करते हैं वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होती है। अंदर उस चीज को समझने की एक आग होती है, उस चीज को एक्सप्लॉइट करना, हम किसी चीज को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, उस क्यूरियोसिटी का इस्तेमाल करना एक ह्यूमन नीड होती है। अगर आप डेली 12 घंटे जॉब करने के लिए मजबूर हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या काम करना है और आप अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे इनोवेट करेंगे या कैसे चीजों को आगे बढ़ाएंगे? आपके लिए इनोवेशन का मतलब यही है कि बस आपका एक प्रमोशन हो सके और आपके बगल वाले का प्रमोशन ना हो सके, आप उसको बीट करके आगे बढ़ जाओ। या फिर हमारा रीजन ये होना चाहिए सोसाइटी में जीने का कि किस तरीके से हम सबके साथ मिलकर कुछ बेहतर चीज क्रिएट कर सकते हैं, और हमें इस चीज के लिए घबराना नहीं पड़ेगा कि हम कल खाना कैसे खाएंगे या इस महीने का किराया कैसे देंगे। रियलिटी में एक क्लासलेस सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हुए, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर हर कोई हर चीज का ओनर रहेगा, इस सोसाइटी में एक पावर वैक्यूम हो जाता है। मतलब टॉप पर स्पेस खाली है, कोई लीड करने वाला नहीं है, और इस पावर वैक्यूम की वजह से हमेशा एक डिक्टेटरशिप के लिए जगह बन जाती है। इज दिस अनदर जोक? आई एम सॉरी, मैं ध्रुव राठी का चैनल ज्यादा नहीं देखता हूं, तो अगर ये किसी तरह का जोक है जो ध्रुव अक्सर इस्तेमाल करते हैं तो मुझे इस बारे में नहीं पता है। वी गेट रिड ऑफ द पिरामिड। हम हायरार्की ही क्यों ना खत्म करते हैं? कम्युनिज्म एक एंटी हायरार्कल सोसाइटी होती है। किसी भी तरह की अनजस्टिफाइड हायरार्की नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में। कम्युनिज्म का पूरा फोकस इसी पर। कोई भी हायरार्की अगर एग्जिस्ट करेगी तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, चाहे वो कास्ट की हायरार्की हो, जेंडर की हायरार्की हो या क्लास की हायरार्की हो। सो अगर हम हायरार्कीज को खत्म कर रहे हैं ध्रुव, तो पिरामिड के ऊपर कोई नहीं होगा, क्योंकि कोई पिरामिड ही नहीं होगा। और ये कौन सा रीजन है कि आप लोगों को अगर क्लासलेस सोसाइटी बना रहे हो तो आप सबको नीचे ले आए? अगर हम सबको ऊपर ले आए तो क्या हमारे पास एक प्रोलेटेरियन वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा? लोग गरीब बनने के लिए भागेंगे? ये क्या ग्राफ है? इसका क्या मतलब है?
डिक्टेटरशिप इसलिए आती है क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन का मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल है। सेंट्रलाइज्ड मॉडल होने का मतलब यह है कि सारी पावर एक जगह फोकस है। वो इवेंचुअली डिक्टेटरशिप देगा ही देगा, क्योंकि अगर आप सारी पावर एक सेंटर में फोकस कर दोगे तो बाकी लोगों के पास पावर नहीं है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है मार्क्सिज्म में। सभी को इक्वल पावर होनी चाहिए, ताकि कोई भी एक व्यक्ति उठकर खड़ा होकर ये ना बोल सके कि मेरे पास ज्यादा पावर है और सबको वो करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूं। कम्युनिज्म की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है अथॉरिटेरियनिज्म या डिक्टेटरशिप। हॉट टेक, डिक्टेटरशिप इज पेट्रियार्कल बिकॉज उसमें डिक आता है। डिक्टेटरशिप एक फीचर है जो कम्युनिज्म के साथ जुड़कर आने लगा है, क्योंकि लेनिन और माओ ने इस तरह के मॉडल्स इंप्लीमेंट किए हैं। कई सारे और भी मॉडल्स हैं जो सोशलिस्ट हैं और कम्युनिस्ट हैं और वो इस्तेमाल किए गए हैं। एनार्किस्ट कैटलोनिया 1936 से उन्होंने एक स्टेट स्टैब्लिश किया था स्पेन में, जहां पर सिर्फ वर्कर्स थे, कोई भी बॉस नहीं था, कोई भी लीडर नहीं था, कोई स्टेट नहीं थी, कोई गवर्नमेंट नहीं थी। उन्होंने 2-3 साल तक आराम से अपनी पूरी सोसाइटी रन की है। उसके बाद फाशिस्ट आके उनकी पूरी स्टेट पे कब्जा कर ले गए बिकॉज वो पैसिफिस्ट थे, उनके पास कोई आर्मी नहीं थी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम कम्युनिज्म की नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम बाकी एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजीज की है जो उनके लिए खतरा बनकर आ रही हैं। ध्रुव राठी इज आउटराइटली रॉन्ग हियर। ध्रुव राठी ने पॉइंट रखा कि कम्युनिज्म को जब भी स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है वो बार बार डिक्टेटरशिप में बदल गया है। इससे वन पार्टी रूल आता है जो कि स्टेट को कंट्रोल कर रहा होता है। स्टेट जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है तो वो सोशलिज्म होता है। हे ध्रुव, वो सोशलिज्म नहीं होता है। सोशलिज्म दूसरी चीज होती है। सो यस, अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि सोशलिज्म या कम्युनिज्म में क्या डिफरेंस होता है। अक्सर ये माना जाता है कि सोशलिज्म जो है वो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जब हम कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कुछ लोग इस बात को अग्री करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सोशलिज्म भी अपने आप में एक एग्जिस्टिंग मॉडल हो सकता है, जिसके लिए बहुत सारी सोशलिस्ट पार्टी दुनिया भर में एडवोकेट करती हैं। सोशलिज्म क्या होता है मैं उसकी डिटेल में जा सकता हूं, बट ध्रुव राठी ने अगले वीडियो का वादा किया है तो शायद हमें उसमें काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर मैं सीधी भाषा में कहूं तो सोशलिज्म में आप सोशल शब्द को समझिए। सोसाइटी ओन करेगी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर सोसाइटी ओन करेगी तो वो सोशलिज्म हो गया, अगर प्राइवेट ओनरशिप है तो वो कैपिटलिज्म हो गया। बट वंस अगेन मुझे वो मैकार्थिज्म का जो रेड स्केयर है उसके अंश यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। ध्रुव राठी अगला सवाल उठाते हैं कि क्या कम्युनिज्म कभी भी सक्सेसफुल रहा है, और इस सवाल के जवाब में उन कुछ एग्जांपल्स देते हैं। रजनीशपुरम और ऑरोविल का नाम बताते हैं कि किस तरीके से ये दो एक कम्युनिस्ट एक्सपेरिमेंट हैं या कम्यून के फॉर्म में काम कर रहे हैं, जो अपनी एक अलग सोसाइटी रन करते हैं, जिनका पूरा बिजनेस मॉडल और चीजें अलग है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है, एंड सो ऑन। नो ध्रुव, नो, दैट्स नॉट कम्युनिज्म। ऑरोविल एंड रजनीशपुरम आर नॉट कम्युनिज्म। कम्युनिज्म की एक बहुत ही स्पेसिफिक आइडियोलॉजी है जो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पर काम करती है। अगर ध्रुव राठी को कोई भी थोड़ा भी सक्सेसफुल एग्जाम्पल यूज करना था तो प्रिमिटिव कम्यून के आगे भी बढ़ सकते थे। प्रिमिटिव कम्यून वैसे भी कम्युनिज्म का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि उस टाइम ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अगर आपको दूसरे एग्जाम्पल लेने हैं तो आप एनार्किस्ट कैटलोनिया का ले सकते हो या पेरिस कम्यून का ले सकते हो। शॉर्ट लिव्ड, लेकिन इन्होंने भी उस तरीके का एक एक्सपेरिमेंट रन करने की कोशिश की थी। ध्रुव राठी एक लिबरल हैं जिनका फोकस ये है कि सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए और हर किसी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए ताकि सोसाइटी आगे ग्रो करे। लिबरलिज्म का जो फाउंडेशन है वो यहीं से आता है कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अच्छा बिजनेस कर सकें या मार्केट में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें या पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन वो सारा पार्टिसिपेशन जो है वो आपको पावर नहीं देता है। चीज को भूल जाते हैं कि वहां पर अगर आप 12 घंटे 14 घंटे काम करने के लिए मजबूर हो या जो भी है वो काम करने के लिए मजबूर हो, तो उसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचता है कि आप पॉलिटिक्स में एंगेज कर सको। मार्केट और डेली लाइफ में ही इंसान इस तरह से फंसा हुआ है कि वो अपनी पॉलिटिकल लाइफ को इनहेंस नहीं कर सकता या उसको बदल नहीं सकता है। जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो इसी पर काम करती है कि आप इकोनॉमी और पॉलिटिक्स और सोशल लाइफ तीनों के स्पेयर में काम कर सको और तीनों में बदलाव लाने की कोशिश कर सको।